हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर होगा, लेक्चर 2 होगा। क्लास 10 का हम लोग साइंस स्टार्ट किए हैं और साइंस पढ़ रहे हैं। तो क्लास 10 के बच्चे हैं तो या क्लास 9 के बच्चे, अगर यदि आप अभी से नया सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये नया सेशन स्टार्ट हो गया है। आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। इसके पहले जो हम लोग वीडियो देखे हैं वो पहला वीडियो था, यानी पहला लेसन का पहला वीडियो था। आज जो होने वाला है ये पहले लेसन का दूसरा वीडियो होगा, जो आज हम जानने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी रासायनिक समीकरण को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। दूसरी बात कि आप लोग थंबनेल देख करके जान चुके हैं कि रासायनिक समीकरण के चरण कितने होते हैं, कितने चरणों में इसको विभाजित किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसने एजुकेशनल वीडियो प्रतिदिन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा अगर दोस्तों देखा जाए तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा एकदम सिंपल सी है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा जो रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, ठीक है ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का बात कहा गया है, अगर वह ऐसा रासायनिक समीकरण का कोई ढांचा है, ठीक है ना, उसे हम रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। इसकी परिभाषा एकदम सिंपल सी है दोस्तों। मैं इसकी परिभाषा एकदम सरल भाषा में रखा हूँ ताकि आप लोग को एक बार में याद हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा जो होती है मैं यहाँ पर नोट कर दिया हूँ, और इसको चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा किसी भी रासायनिक, यहाँ किसी का मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि कोई यही तत्व हो सकता है। उसमें कोई भी दुनिया का कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें हो सकता है, ठीक है ना। उसमें ऐसा रासायनिक समीकरण, इसमें कोई ऐसा महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण होगा जिसमें क्या होगा, रासायनिक समीकरण के नाम से जाना है। उसकी ढांचा होनी चाहिए। इसमें मान लीजिए कि उसमें ढांचा का मतलब परिवर्तन होना चाहिए। कोई भी तत्व उसमें परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। यानी परिवर्तन का मतलब कि पहले कुछ और था, उसके मिलने के बाद जो प्रक्रिया हुई कुछ और बन गया। तो उसको हम एग्जाम्पल दे करके समझेंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम मतलब एक साथ मिलाते हैं तो इनमें क्या प्रक्रिया होती है, चलिए उसको देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया, मैग्नीशियम के वायु में जलना, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, मैग्नीशियम की जो ढांचा है वायु में जलने की वो ढांचा होती है, इसे एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। समीकरण का मतलब हम कल वाले वीडियो में हम बता दिए थे कि समीकरण का अर्थ क्या होता है। यानी समीकरण का अर्थ ये होता है कि बड़ा से छोटा करना होता है, ठीक है ना। समीकरण मान लीजिए कोई ज्यादा लंबी लाइन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। अब कैसे शॉर्ट करेंगे यहाँ पर समझिए। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखते हैं मैग्नीशियम, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीशियम। अब इसमें हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं ऑक्सीजन, तो हमने क्या लिखा, ऑक्सीजन। अब हमने यहाँ पर एक तीर लगा दिया, एरो का हमने एक तीर लगा दिया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। अब इसको समझिए दोस्तों कि समीकरण का मतलब क्या होता है। ये हमारा एक लंबा समीकरण बन गया। अब इसको हमको लिखने के लिए ज्यादा समय चाहिए, ज्यादा पेज चाहिए, हर तरफ से इसको हमको ज्यादा दिखाई देता है। तो हमें यह चाहिए कि इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट लिख सकते हैं, और लिख करके हम इसे समय भी बचा सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है समीकरण, ठीक है ना। बड़े से क्या करना, छोटा करना। अब यहाँ पे समझिएगा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट लिख सकते हैं। इसका कोई सूत्र होगा जिसके द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। इसका सूत्र क्या है, mg। इसको हम क्या लिखेंगे, mg लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिखेंगे, O लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम एरर का तीर लगा देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। समीकरण में यह सब कुछ ध्यान देना होता है। प्रत्येक छोटी छोटी बातों को आपको क्या करना होगा, समीकरण में ध्यान देना होगा। और अगर नहीं ध्यान देंगे तो उससे क्या होती है, गलती हो जाती है। तो आप लोग पूरा ध्यान से इसे देखिएगा। प्रत्येक छोटी छोटी बातें को मैं बताऊंगा, उसे आप नोट करते चलिएगा। तो देखिए हमने ये एरो का तीर लगा दिया। अब इसको भी हम क्या करेंगे, mg लिखेंगे, mg हमने लिख दिया। अब इसका हमने क्या कर दिया, O लिख दिया इसके पास में। ये एक बन गया शॉर्ट सूत्र, ठीक है ना। अब देखिए इसमें प्लस का आइकन हम भी लगा देंगे, क्योंकि इसमें प्लस था, इसमें हम प्लस लगा दिया।
अब इसको हम दोनों को क्या कहेंगे, इस दोनों को एक, अब हम एक नाम देंगे जिसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। ये क्या हो गए, अभिकारक हो गए। अब इस एरोर के तीर के बाद अब इसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। इस वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इस वाले प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उत्पाद। ठीक है ना। अब उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा, समीकरण। ठीक है ना। देखिए हमने इसको लंबा करके लिखा, हमने पहले वीडियो में ही बता दिया था कि समीकरण का मतलब क्या होता है, शॉर्ट करना होता है, बड़े से छोटा करना होता है। तो हमने बड़ा से क्या कर दिया, इसको छोटा कर दिया। अब इस चीज को समझिएगा। इस मान लीजिए यह एक तत्व है, ठीक है ना, एक क्या मैग्नीशियम भी एक तत्व है और ये भी एक क्या है, तत्व है। जब दो तत्व मिले आपस में, ठीक है ना, ये भी एक तत्व है, ये भी एक तत्व, जब दो तत्व आपस में मिलेंगे तो अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है ना। दो तत्व यानी दो अलग अलग तत्व आपस में जब मिलते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। या दो से अधिक तत्वों को मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो तत्व मिले हैं, इसको हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं। अब इससे नया जो उत्पत्ति हुआ है, जो नया कोई तत्व बना है, उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। यानी नया कोई इससे बना है। ठीक है ना। जैसे नया कुछ बनता है उसको हम क्या कहते हैं कि नया उत्पाद आया है। जैसे मार्केट में मान लीजिए कोनो मोबाइल आया नया, तो हम कहते हैं ना कि पहले वाला ही मॉडल है लेकिन थोड़ा इसमें कुछ क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। उसमें मान लीजिए कैमरा कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था लेकिन इसमें कैमरा कुछ ज़्यादा अच्छा है। तो उस पुराने वाले ही यानी दो अलग तत्वों से मिलने के बाद जो नया एक प्रोडक्ट फिर मिला है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो ये प्रक्रिया आपको समझ में आएगी। उत्पाद किसे कहते हैं, अब कारक अभिकारक किसे कहते हैं। तो अभिकारक हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, दो या दो से अधिक तत्वों को मिलने की प्रक्रिया को अभिकारक कहते हैं। और दो तत्वों को मिलने के उपरांत नए तत्वों का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये दो चीज आपको समझ में आ गए होंगे। रासायनिक समीकरण क्या कहलाते हैं। अब इस रासायनिक समीकरण को हम कुछ अलग पार्ट्स में बांटेंगे ताकि और भी अच्छा से हम समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कभी भी याद रखिएगा, कभी भी रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि जो अभिकारक होते हैं उनके दोनों तत्वों के बीच में प्लस का आइकन लगाया जाता है, क्योंकि उन दो प्लस का मतलब होता है दोनों को क्या करना, आपस में जोड़ना। इसका मतलब क्या होता है, आपस में जोड़ना। तो कभी भी रासायनिक समीकरण में क्या होता है, लिखा जाता है तब या इसको बनाया जाता है तब क्या किया जाता है कि दोनों तत्वों के बीच में प्लस का आइकन लगाया जाता है और लगाने के बाद उसको LS के नाम से जाना जाता है। इसको हम क्या लिखेंगे, LSH। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, LSH होता है दोस्तों, LHS लेफ्ट हैंड साइड होता है। अब ठीक इसके बाएं साइड हम एरोर का तीर लगाते हैं और उस एरोर के तीर के बाद वाला जो उत्पाद होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम LSR कहते हैं, यानी LSR के नाम से, राइट हैंड साइड के नाम से जानते हैं। तो इसमें प्रक्रिया ये होती है कि इसमें क्या होता है कि RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड होता है। अब इसमें भी हम प्लस का आइकन लगाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी दो तत्वों को मिलाया गया है। तो जब दो तत्व मिलते हैं तो इसमें भी क्या होगा, आपस में जुड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब दो तत्व मिले थे अभिकारक कहलाते हैं, वही दो तत्व यहाँ पर भी मिलाया जाएगा क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, संबंध जुड़ता है, इसीलिए इसमें भी प्लस का आइकन लगाया जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर नहीं, अगर यदि आपको लगता है कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो अगर यदि इसके पास लगाकर दूसरा कोई तत्व अगर जुड़ता है तो यहाँ पर हमें प्लस का आइकन लगाना पड़ता है, क्योंकि उनको क्या होता है, जोड़ना होता है। तो यह प्रक्रिया होती है दोस्तों रासायनिक समीकरण में। ये चीज छोटी छोटी बातें आपको याद रखना होगा। इसको हम क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड, और इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्योंकि यह तीर को जो एरोर तीर जो लगा है, इसके इधर वाला जो है वो क्या कहलाएगा, लेफ्ट, और इधर वाला क्या कहलाएगा, राइट कहलाएगा। अब इसके हिसाब से, जिस हिसाब से हम खड़े हैं बोर्ड के सामने, ये तो राइट हो जाएगा, तो यही राइट कहलाएगा और ये लेफ्ट कहलाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि हमारे देखने से हम जिधर खड़ा होंगे उधर ही लेफ्ट और राइट हो जाता है। तो इसी वाला जब ये प्रक्रिया होती है तो इधर का लेफ्ट हो जाता है और इधर क्या होता है, राइट होता है। ये राइट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। उम्मीद करता हूँ कि रासायनिक समीकरण है, इसकी परिभाषा आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार ये प्रक्रिया होती है। अब आइए हम इसको अलग अलग चरणों में बांट करके देखें कि इसकी प्रक्रिया किस प्रकार होती है और इसे और समझने का आसान तरीका क्या हो सकता है। तो इसको हम हटाते हैं और हटाने के बाद हम इसको थोड़ा अलग बांटेंगे और देखेंगे कि इसमें और समझने की जो प्रक्रिया होती है किस प्रकार की है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस रासायनिक समीकरण को हम दो पार्ट्स में बांट देते हैं।
ताकि हमें समझने में आसानी होगी। अगर हम इसको दो पार्ट्स में बांटते हैं तो हमें समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी और इसको हम अच्छा से समझ सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को समझना ही सबसे ज़रूरी होता है। अगर उसके बारे में हम समझेंगे नहीं तो उसके बारे में हम जान ही नहीं पाएंगे। तो यह उम्मीद करता हूँ और मेरा यह कहना है, मेरे पढ़ाने का मकसद यही है कि जो कुछ भी है मैं एकदम जीरो से जीरो उसको समझाऊँ, ताकि एक भी चीज़ उसमें से कोई आपको सब छूट ना सके जो आपको समझ में ना आए। प्रत्येक चीज़ को टच करना है जो आपको पूरा पूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए। इसके हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला इसमें देखिए रासायनिक समीकरण लिखना होगा, ठीक है ना। इसको अलग कर देते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखना, लिखना सूत्र, ऐसे भी लिख लीजिए, लिखना सूत्र। दूसरे में हम लिख सकते हैं समीकरण का महत्व, ठीक है, संतुलित समीकरण का महत्व। संतुलित समीकरण का महत्व, ठीक है ना। अब अगर यदि मान लीजिए इसको हम बढ़िया से समझेंगे तो ये चीज हम तो जान गए हैं। अब इसको थोड़ा और समझने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में बांट देते हैं, ताकि इसको कैसे और समझें, ताकि आसान लगे हमें, ठीक है ना। अब इसको समझिए, इसमें क्या होता है कि रासायनिक समीकरण लिखना सूत्र, यहाँ तक तो हम समझ गए रासायनिक समीकरण। अब लिखना सूत्र, ठीक है ना। लिखने के सूत्र की प्रक्रिया क्या होती है कि जो कुछ भी इसमें लिखा गया होता है उसका हम एक सूत्र बनाते हैं, यानी उसके सूत्र के हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि यह समीकरण इसका हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें हम ये देखें, इस मान को एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। पहले वाला एग्जाम्पल लेते हैं, इस मान के यहाँ मैग्नीशियम है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम, यहाँ मैग्नीशियम हो गया। उसके बाद इसमें हम प्लस का आइकन लगाते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन ले लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब यहाँ पर एरर का हम एक तीर लगाएंगे और यहाँ पर हम फिर लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। पहले वाला ही एग्जांपल है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहले वाले एग्जांपल ही इसको क्या करें, समझा सकते हैं, ठीक है ना। पहले वाले एग्जांपल लेना सबसे आसान है और इसको यहाँ पर क्योंकि रासायनिक समीकरण लिखना सूत्र है तो इसी एग्जांपल को हम लेकर के लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने क्या बताया आपको, mg लिखना है, ठीक है ना, और प्लस का आइकन लगाना है, यहाँ पर O लिखना है। अब एरर का आप तीर लगाएंगे और एरर का तीर लगाने के बाद जो ये सूत्र होता है वो फिर यहाँ पर मैग्नीशियम है तो यहाँ पर mg लिखेंगे, प्लस का आइकन लगाएंगे और वो है तो इसके पास क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे तो MgO लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्योंकि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। और इसी सूत्र इन शॉर्ट में लिखना है, इसी को हम क्या कहते हैं, सूत्र में लिखना कहलाता है। अब इसी प्रक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, लिखना सूत्र में, ठीक है ना, लिखना सूत्र, इस नाम से हम इसको जान सकते हैं। इसी को कहा जाता है दोस्तों कि रासायनिक समीकरण को लिखने सूत्र की प्रक्रिया क्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गया। लगता है इसमें इंक भी खत्म हो गया, इंक भी डालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं दूसरे मार्कर में। अब यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं कि हमारा सूत्र हो गया। अब इन दोनों की संख्या अगर यदि हम नोट करते हैं तो दोनों की संख्या हम नोट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम O2 रख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन में O2 रहता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O2 यहाँ पर भी होना चाहिए। तब देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर जुटेगा तो Mg इसके पास मान लीजिए कितना, Mg के पास कितना 1 है, परमाणु संख्या इसके पास कितना है, 2 है। अब यहाँ पर देखिए Mg के पास कितना है, 1 है और इसके पास कितना होगा, 2 होगा। तब इसको दोनों तरफ हम बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू क्या हो गया 2, इसका 2 कितना हो गया 2, और इधर में 1 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 2। यानी कहने का मतलब कि दोनों तरफ क्या होता है, इसका तो जो द्रव्यमान होता है दोनों तरफ इक्वल होता है, यानी दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर होता है। तो जब दोनों तरफ बराबर होता है उसे इस समीकरण संतुलित समीकरण के नाम से जानते हैं, यानी उसको हम संतुलित बैलेंस कर चुके हैं। ये दोनों तरफ क्या होता है, इक्वल होना चाहिए, इधर भी इक्वल और इधर भी इक्वल होना चाहिए। तो इधर भी क्या हो गया
2 हो गया और इधर भी क्या हो गया 2। अब इसको जब नया सूत्र बनेगा तो हम इसको लिख सकते हैं Mg और O, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। दोस्तों ये चीज आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसमें भी सेम वही तीर लगाया जाता है, यानी अभिकारक के बीच में प्लस आइकन लगाया जाता है, उसके बाद लेफ्ट साइड उसमें क्या होता है एरर का तीर लगाया जाता है, फिर उसके साथ जो उत्पाद होते हैं उसका क्या होता है, और दोनों तत्वों के बीच में प्लस आइकन लगाकर उन दोनों का जो नया निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहा जाता है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया। आइए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, संतुलित समीकरण का महत्व क्या होता है। ये चीज समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। संतुलित समीकरण का महत्व क्या होता है इसके बारे में जानिए। संतुलित शब्द का अर्थ ये होता है, अगर एक शब्द में कहा जाए, ठीक है ना, तो जो बैलेंस किया गया इसका मतलब, संतुलित का मतलब होता है दोनों तरफ बराबर, दोनों तरफ बराबर, दोनों तरफ क्या होता है, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, ठीक है ना, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। उस्मान संरक्षण का नियम पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा कि उसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है ना, तो उसमें कोई किसी का निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसको क्या कह सकते हैं, विनाश किया, उसको ना ही तो उसको नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसमें बनाया जा सकता है। जो परमाणु की संख्या अगर यदि लेफ्ट रहेगी वही परमाणु की संख्या राइट पे होनी चाहिए, उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है, जो अभी कुछ देर पहले हम लोग इधर सीखे हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर के हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हम क्या लेते हैं, जिंक लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, एक जिंक लेंगे, जिंक, ठीक है ना। उसके बाद प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल, एरर का तीर लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना। इनके बारे में हम कुछ समझते हैं। अब यहाँ पर भी देखिएगा, इस दो अभिकारकों के बीच में क्या लगा, प्लस आइकन लगा, और इस दोनों तत्वों के यानी जो नया तत्व बने इसके बीच में भी क्या प्लस का आइकन लगा। अब इन दोनों की संख्याओं को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने से पहले हमने क्या पढ़ा था, रासायनिक समीकरण का सूत्र लिखना पड़ेगा, यानी इसके उसको पहले हम क्या करेंगे, बड़े से पहले छोटा कर लेते हैं ताकि हमें बनाने में और समझने में आसानी हो। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, Zn लिख सकते हैं, प्लस का आइकन लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम क्या लिखेंगे, H2SO4 लिखेंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ पर एरर का तीर लगाएंगे, और इधर हम क्या लिखेंगे, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है ना। इधर क्या लिख गया, H2। ये हमारा क्या होगा, एक नया सूत्र बन गया। नया सूत्र का मतलब इन दोनों को मिलने से यहाँ पर जिंक सल्फेट हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। ठीक उसी प्रक्रिया को उसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट यानी उसके सूत्र में परिवर्तन कर दिया। यानी जिंक है तो हमने जिंक लिख दिया, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है तो हमने सल्फ्यूरिक का सूत्र लिख दिया, अब अम्ल, ठीक ना। अब इन दोनों को जब हम मिलाए तो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल बना, ठीक है, जिंक सल्फेट का निर्माण होगा, और प्लस हाइड्रोजन क्या होता है इसमें हास हो जाते हैं, हाइड्रोजन क्या होता है, अलग हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया की हाइड्रोजन पहले से ही अलग है, हाइड्रोजन हमने यहाँ पहले से अलग रख दिया, इन दोनों को मिलाया। अब इसमें मिलाने के लिए भी यहाँ पर बैलेंस करना होगा सबसे जरूरी, क्योंकि अब इन दोनों को हम संख्या बराबर करेंगे। तो यहाँ सिंपल सी बात है दोस्तों, दोनों की संख्या बराबर करने के लिए जिंक यहाँ पर है, देखिए 1 मान लीजिए इसको, यहाँ पर जिंक है, इसको मान लीजिए 1। बैलेंस करने का तरीका समझ लीजिए, बैलेंस करने का तरीका सबसे आसान है। यहाँ पर जिंक 1 है, यहाँ पर जिंक 1 है। अब यहाँ पर एस कितना है, 1 है, और वो कितना है, 4 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एस कितना है, 1, और वो कितना है, 4 है। अब इस चीज को समझिएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, बराबर है। अब बचे S2, एस कितना है, 2 है, और यहाँ पर एस कितना है, 2 है। दोनों तरफ संख्या इसकी क्या हो जाएगी, बराबर होगी। तो जब दोनों तरफ संख्या इसकी बराबर होगी, इसको हम क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, और इसको टेबल के हिसाब से हम समझ देते हैं। एक टेबल बनाते हैं इधर में, और उस टेबल के द्वारा हम क्या करेंगे, समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं तत्व, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तत्व,
और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अभिकारक। अभिकारक परमाणुओं की संख्या। इधर में हम लिख देंगे उत्पाद परमाणुओं की संख्या। उत्पाद परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों में हम एक टेबल बना दिए ताकि हमको समझने में आसानी होगी। अब इसमें से लीजिए दोस्तों, आपको क्या क्या लिखना है, जिंक इन्हें सबको अलग अलग लिख लीजिए। इसमें जिंक मिलता है तो इसमें भी जिंक है, इसमें भी जिंक है, इसको पहले लिख लीजिए। ये हमारा क्या है, तत्व है। तो Zn हमने लिख लिया। उसके बाद इसमें क्या मिला, H मिला, इसमें भी क्या मिला, H मिला। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, H लिख लेंगे। इसमें क्या मिला, SO मिला, इसमें भी SO मिला। यहाँ पर हम SO लिख सकते हैं। इसको चाहे तो दोस्तों हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम अलग अलग लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि अलग रहेगा तो हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस चारों को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। इसको भी अलग कर सकते हैं, लेकिन हमने अलग नहीं किया। आप चाहे तो अलग कर के लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि किस प्रकार इसके हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए Z का कितना है, परमाणु संख्या 1 है। अब यहाँ पर इसकी उत्पाद की संख्या कितनी है, 1 है। क्योंकि दोनों तरफ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है, Z1 है, तो यहाँ पर भी क्या है, Z1। हमने पहले इसको बैलेंस कर दिया था, लेकिन टेबल हमने इसलिए बनाया ताकि आप लोग को स्पष्ट समझ में आएगा। अगर मान लीजिए कि समझ में ही नहीं आएगा तो फिर हमें पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में अच्छा से आ रहा है। तो चलिए, अगर समझ में अच्छा से आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। प्लीज़ एक बार आप लोग अपना प्यार दे दीजिए ताकि हम भी आप लोग के लिए और अच्छा से अच्छा मतलब बेहतर कर सकें। आइए देखिए, अब आगे हम बैलेंस करते हैं। तो जिंक का कितना हो गया, 1, इधर भी हो गया 1, यानी अभिकारक हो गया 1 और उत्पाद भी हो गया 1। अब हाइड्रोजन को देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा। अब हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यानी उत्पाद में भी 2 है और अभिकारक में भी 2 होगा। उत्पाद कितना, 2, और अभिकारक कितना हो गया, 2। SO कितना है, यानी S कितना है, S कितना है, 1 है अभिकारक में, तो 1 लिख दीजिए। और उत्पाद में कितना है, 1 है, तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर O कितना है अभिकारक में, O देखिए 4 है, तो अभिकारक में कितना है, 4 है। अब बताइए दोस्तों, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये समझ में आया तो वीडियो को मेरा लाइक जरूर कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो रासायनिक समीकरण यानी संतुलित समीकरण जो है, इसका महत्व है, ये आपको अच्छा से समझ में आ गया है। अब दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं चरण नंबर 1। ये हमारा रासायनिक संतुलित था, इसका महत्व आप लोग को समझ में अच्छा से आ गया होगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही हम जानेंगे, इतना ही टॉपिक था आज इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर इसके अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। जो अगला पार्ट्स इस वीडियो का 3 पार्ट्स होगा, उसमें हम ये जानेंगे कि चरण कितने प्रकार के होते हैं रासायनिक समीकरण के। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कितने प्रकार के चरण होते हैं, उन सारे चरणों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा कंटिन्यू लेसन का प्रत्येक वीडियो हमारे पास मिलता रहे, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही जानेंगे। फिर आप लोग से अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।